लेट मी टेल यू, मैं बहुत आप में से शायद बहुत सारे लोगों से शायद ना मिला हूँ पहले, क्योंकि कॉलेज में काफी टाइम से लॉकडाउन था तो फिजिकल हम लोग मिले नहीं। माय नेम इज निशान जायसवाल, आई टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कॉर्पोरेट कनेक्शंस एट लिंगायत। इंट्रोडक्शन देने के पहले कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से अपने नाम को बोलते हैं। सो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट के हैं। पहला फॉर्मेट है माय नेम इज निखिल कालरा, दैट्स वन, जो कि करेक्ट फॉर्मेट है। दूसरा, दिस इज निखिल कालरा, रॉन्ग फॉर्मेट। ग्रामेटिकली दिस इज के साथ नाम गलत होता है, ग्रामेटिकली इंट्रोडक्शन में नहीं यूज करना चाहिए वो, ये हमारा स्लैंग लैंग्वेज है। थर्ड, निखिल कालरा हियर, जो हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में या अपने दोस्तों से बोलते हैं हाय हाय बडी या हाय आई एम हियर, गलत ये है प्रोटोकॉल है। दिस इज निखिल कालरा इज अ रॉन्ग प्रोटोकॉल। हियर निखिल कालरा हियर इज अ रॉन्ग प्रोटोकॉल। माय नेम इज निखिल कालरा इज अ राइट प्रोटोकॉल। माई सेल्फ निखिल कालरा इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोटोकॉल। माई सेल्फ ग्रामेटिकली गलत होता है नाम के साथ, अगर आप ग्रामर के रूल्स को समझेंगे तो अगर कोई ढंग की कंपनी आ रही है, डीकैथलॉन जैसी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, सीवेंट जैसे बड़े नाम आ रहे हैं, उनके रिक्रूटर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जनरली ये लोग टॉप कॉलेजेस से एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, वो कैंडिडेट की एक एक चीज को पकड़ते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी ओपनिंग होगी दैट नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट। बहुत ब्रीफ करोगे, बहुत लंबे चौड़े ओपनिंग आपको नहीं बताने, आपको सारे पत्ते अपने पर्सनालिटी के बारे में नहीं खोलने, आपको वही चीजें बतानी है जिसकी वजह से आपको उन चीजों पे क्वेश्चन पूछा जा सके, एंड उससे फायदा क्या होगा कि आप उन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहोगे। सो द आइडियल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इज गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज निखिल कालरा। सिंपल, कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम बचपन से बोलते आ रहे हैं माय नेम इज दिस, तो हमें आदत भी है, हमें कहीं कोई कॉन्फिडेंस इश्यूज भी नहीं हो। तो माय नेम इज निखिल कालरा, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज निखिल कालरा, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। आई होप आई एम एबल टू क्लियर माई सेल्फ। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनीज इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़ती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सर्कुलेशन आप लोगों के पास गए हैं व्हाट्सएप पे या मेल्स पे, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, सब में एक चीज कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट हैज टू बी एक्सेलेंट। यही आज की रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो दिक्कत है, क्योंकि हर कंपनी में कम्युनिकेशन अच्छी होनी बहुत ही जरूरी है। चाहे आप बैकएंड में काम करें, ऑपरेशंस में काम करें, एचआर में काम करें, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर जगह कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आप जब क्वालिफिकेशन बताओगे, जाहिर सी बात है कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक लिमिटेड है। बहुत सारे बच्चों ने डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट भी अलग अलग चीजों में कर रखा होगा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर आई एम परसुइंग माई, अच्छा एक और जो सबसे बड़ी गलती होती है, आप में से कोई अनम्यूट करेगा अपने आप को प्लीज। आप अगर बोलते हैं कि आप लिंगियाज में पढ़ते हो तो इसको सेंटेंस बनाओ एक बार, कि आई एम परसुइंग बीबीए, जो भी आपका कोर्स है, आप एक बार पूरी सेंटेंस में बोलिए, मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे एरर हो सकता है। I am currently pursuing Bachelor's of Business Administration from BBA from Lingias, that is affiliated from Guru Gobind Singh Indraprasth University. ठीक है, गॉट इट। नाउ देखो, ये जो अतुल ने बोला, ये कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। अगर कोई टेढ़ा रिक्रूटर, देखो कुछ डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन सा बंदा ले रहा है। कुछ लोग बहुत खड़ूस होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो सॉफ्ट होंगे वो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो थोड़े से टफ होते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया होता है, वो ना छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ते हैं। तो अगर मैं अपने कॉलेज का नाम बोल रहा हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना है, या स्कूल का भी नाम बोल रहा हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं उस कॉलेज का पूरा नाम बताऊं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू से ओनली लिंगियाज, बिकॉज लिंगियाज के नाम से बहुत सारी चीजें, लिंगियाज एक बड़ा ग्रुप है। आप लिंगियाज के कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो, लिंगियाज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, लिंगियाज स्कूल की बात कर रहे हो, वहां पे कंफ्यूजन है। तो जब भी आप बोले कि आप लिंगियाज में पढ़ते हो तो आप बोल सकते हो कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अतुल जोशी, आई एम करंटली अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, या फिर आपने जो अतुल ने भी सही बोला कि आई एम करंटली परसुइंग। देखो, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलने की जरूरत नहीं है, बीबीए इटसेल्फ इट स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उससे क्या होगा कि बोलने में हो सकता है आप लड़खड़ा जाओ, क्योंकि इट्स अ बिग टर्मिनोलॉजी। और अगर कोई टेढ़ा बंदा होगा तो वो पूछेगा आपसे, क्योंकि मैं ऐसे इंटरव्यू दे चुका, मुझे पता है कि किस तरीके से ग्रिलिंग करते हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है या बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसी चीजों में फंसना ही नहीं है जहां पे आप क्वेश्चन में फंस जाओ, इंट्रोडक्शन में फंस जाओ। आप सिंपली बोलो आई एम करेंटली परसुइंग, या आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीबीए एट Lingayas Lalita Devi Institute of Management and Sciences, which is affiliated to GGS IP University, Government of NCT of Delhi। Government of NCT of Delhi बोलने से थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, तो आइडियली आपको बोलना चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस गाइस। कुछ भी कंफ्यूजन होता है बीच में मेरे को रोक देना। माय नेम इज निखिल कालरा, या माय नेम इज पायल कुमारी, माय नेम इज अक्षिता शर्मा, जो भी है, माय नेम इज निशान जायसवाल, I am pursuing BBA at Lingayas Lalita Devi Institute of Management and Sciences,
which is affiliated to GGSIP University, Government of NCT of Delhi. सिंपल, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही प्रेसाइज है, बहुत ही क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है कि भाई लिंगियास क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कौन सा कोर्स करो, देयर इज नो कंफ्यूजन, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आपने अपना नाम बोला, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बोली। अब क्वालिफिकेशन जब बोलेंगे तो आइडियली, क्योंकि आप हमेशा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं, तो जो आपका लेटेस्ट चीज चल रहा है उसको आप पहले बोलेंगे, क्योंकि वही उनके लिए रेलेवेंट है। 10th और 12th किसी भी रिक्रूटर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो किए हुए आपको 3-4-5 साल हो चुके हैं, राइट। तो आप पहले ग्रेजुएशन की बात करोगे, उसके बाद आप बोलोगे सर आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम, राइट। तो आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम का मतलब है कि जनरली हम स्कूल 10th और 12th एक ही जगह से करते हैं। 5 से 6% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th कहीं से किसी और स्कूल से किया होगा, 10th किसी और स्कूल से किया होगा, तो आप दोनों स्कूल का नाम बोल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, एक्चुअल इंट्रोडक्शन, तो मैं क्या बोलता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज निशान जायसवाल, आई एम करंटली परसुइंग BSc ऑनर्स बॉटनी एट हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल वो था, मतलब परस्यू किए काफी साल हो गया, ठीक है, ये मैंने बोला। उसके बाद बोला सो आई कंप्लीटेड माय क्लास 12 फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल, बोकारो स्टील सिटी। परसेंटेज बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों के क्वेश्चन होता है कि शुड वी टेल दी परसेंटेज और नॉट। नो, या तो मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी हो, राइट, मेरी परसेंटेज अच्छी हो जो कि बोलने में इंप्रेशन बन जाए, तब तो बिल्कुल बोलो मेरी परसेंटेज 86 है, 87, 88 है, 91 है, बिल्कुल बोलो। ना भी पूछे तो बोलो, जो भी लाइफ में आपने अच्छी चीजें करी है बिना पूछे बताओ, कहीं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपकी परसेंटेज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इंप्रेशन बन सके, क्यों बताओगे ऐसी चीजें? आपको बताने की जरूरत नहीं, वो CV पे और वैसे ही लिखा हुआ, उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड 69% इन 10th एंड 12th, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कंप्लीटेड माई क्लास 12 फ्रॉम दिस स्कूल, राइट, एंड आई कंप्लीटेड माई क्लास 10 फ्रॉम दिस स्कूल। अगर मैंने दोनों सेम स्कूल से कराए तो आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल। स्कूलिंग का मतलब हो गया कि आपने 12वीं क्लास की चर्चा कर दी, 10th बोलने की जरूरत नहीं है। द वर्ड स्कूलिंग इटसेल्फ मींस कि आपने स्कूल खत्म कर लिया है इस स्कूल से। तो आपने पहले अपना ग्रीटिंग किया, अपना नाम बोला, आपने उसके बाद अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन बताई, फिर आपने स्कूलिंग बताई, उसके बाद आओगे आप। अच्छा, ये सवाल उठता है कि भाई आपको स्ट्रेंथ वीकनेस बोलनी चाहिए कि नहीं इंट्रोडक्शन में? आप में से कोई इसका जवाब देगा? हमें इंट्रोडक्शन में स्ट्रेंथ या वीकनेस बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जब तक इंटरव्यूअर मुझसे स्ट्रेंथ और वीकनेस ना पूछे तब तक मत बताइए। इसका रीजन क्या है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस इतने टेक्निकल टर्म्स हैं कि आप सही आंसर दे नहीं पाओगे इसका। अगर मुझे आप में से किसी से ये पूछना हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, निशा आप मुझे एक स्ट्रेंथ बताइए और एक वीकनेस बताइए। So my strength is communication skills and weakness is team management. टीम मैनेजमेंट, ओके। आपको कैसे पता चला कि आपकी वीकनेस है टीम मैनेजमेंट? आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको रियलाइज हुआ कि ये काम आप नहीं कर सकते या इस काम में आप बहुत वीक हो? Yeah, sir, in internship. ठीक है, आपके हिसाब से स्ट्रेंथ वीकनेस की चर्चा में इंट्रोडक्शन में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? So maybe when they ask about it. ओके, ठीक है, आप म्यूट कीजिए अपने आप को, थैंक यू। आइडियली रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आपको स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पूछा जाए तब तक मत बोलिए, पहला। और स्ट्रेंथ वीकनेस में एग्जैक्टली क्या बोला है वो मैं आगे कवर करता हूं, पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्वालिफिकेशन के बाद आप सिंपली ये बोल सकते हो कि भाई आप अपनी हॉबीज की डिस्कशन कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर फैमिली बैकग्राउंड की डिस्कशन कर सकते हैं। बट फैमिली बैकग्राउंड की डिस्कशन के टाइम में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कोई लंबी चौड़ी फैमिली की स्टोरी ना सुनाए। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे पिताजी SBI में, तो आपने SBI की स्टोरी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिंपली बोलो कि भाई माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय मॉम इज अ हाउसवाइफ, और सिंपली इसको खत्म कर दीजिए, ताकि उनको एक आपने फैमिली बैकग्राउंड का एक थोड़ा सा हिंट दे दिया कि इस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड की चर्चा के बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं जिससे आपकी थोड़ी अचीवमेंट शो हो रही है, आप उसका जिक्र कर दे। सर, आई कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड आई एम ऑल्सो in the process of pursuing a certificate course in data analytics, something like that। वो कोई भी कोर्स हो सकता है। अगर आपने कोर्स नहीं किया तो उसका जिक्र ना करें, बट अगर आप कोर्स करने का प्लान कर रहे हो तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं। उससे पता चलता है कि कैंडिडेट जो है अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस है और अपने स्किल डेवलपमेंट चीजों को लेकर के बहुत सीरियस है, तो जिक्र कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, आइडियल इंट्रोडक्शन एज अ फ्रेशर शुड नॉट बी मोर देन 1 मिनट और 1.5 मिनट। अगर आप बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दोगे तो आप फंस जाओगे। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, कोई एथलीट हो, आप बिल्कुल चर्चा करें। ऐसी हर चीज का जिक्र करें इंट्रोडक्शन में जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। आपकी हॉबी में आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल में किसी चीज पे पार्टिसिपेट करके उसमें प्राइज ले चुके हो। फॉर एग्जांपल डिबेट कंपटीशन, राइटिंग स्किल्स,
आर्टिकल राइटिंग, एंकरिंग, किसी भी चीज में आप, मैनेजमेंट गेम्स में बहुत अच्छे हो, आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, किसी भी चीज में, फाइनेंस में बहुत अच्छे हो, किसी भी ऐसे फील्ड में जिसको आप हाईलाइट करने के बाद उनसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कर पाने की कैपेसिटी में हो, आप प्लीज उसका जिक्र कर दीजिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट, योर नेम, योर इंट्रोडक्शन, आपने बोला, अपनी क्वालिफिकेशन बताई, फैमिली बैकग्राउंड एक लाइन में खत्म किया, आपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट बताई, और आपने अपनी फ्यूचर प्लान बता दिया। सिंपल, सिंपल एंड क्रिस्प आपने बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए। स्ट्रेंथ में इन्होंने बोला कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रेंथ एक ऐसी है कि जिसको बताने के लिए आपको कोई एग्जाम्पल स्किल नहीं देना, क्योंकि वैसे भी आप इंग्लिश में बात करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है कि नहीं। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। बट फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि जैसे इन्होंने बोला कि वीकनेस इनकी टीम मैनेजमेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड विद सम एग्जांपल्स। आपके पास एग्जांपल्स हो अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है हार्ड वर्क। आप में से बहुतों की स्ट्रेंथ होगी, हम सब टीवी में लिखते हैं हार्ड वर्क, परसिवरेंस, बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं, मैं बहुत फोकस्ड हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, बहुत सारी चीजें हम लिखने को लिख देते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी सीवी हम लिखें उसको हम जस्टिफाई करने की कैपेसिटी में हो। सो फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप हार्ड वर्क आपका स्ट्रेंथ है? एनीवन आउट देयर? सबको लगता होगा, क्योंकि सीवी पे तो सब लिखते हैं हम सब हार्ड वर्किंग है। नो, हार्ड वर्क अगर मैं लिखता हूं तो डू वी हैव एन एग्जांपल? अगर मैं कहता हूं कि मैं सर बहुत हार्ड वर्किंग है, तो कैसे प्रूव करूं कि मैं 10 किलो का सामान उठा के डेली चलता हूं, इससे मेरी स्ट्रेंथ का पता लगता है बहुत हार्ड वर्किंग हूं? ऐसे एग्जाम्पल आप ऑब्वियसली दे नहीं सकते। आप ये बोल सकते हो सिंपली कि सर फर्स्ट ईयर में ना मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था और मैं बहुत मेहनत नहीं करता था, मैंने पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ना नंबर कम आ गए। आई रियलाइज्ड कि इट इज माय मिस्टेक, और मैंने बहुत मेहनत करी अपने करिकुलम पे, सिलेबस पे, टीचर से एक्स्ट्रा क्लासेस लिया, मैंने ब्रिज क्लासेस लिया, और करते करते मैं सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में इतने मार्क्स लेकर आ गया। अब क्या है कि इस चीज को प्रूव करने के लिए आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स में डिफरेंस होना भी चाहिए, या थर्ड ईयर के मार्क्स में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने ये बात बोल दी और उन्होंने मार्क्स कंपैरिजन कर लिया, पता चला थर्ड ईयर में सबसे कम नंबर आ गए आपके, तो वहां पे आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए या तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, आप उसको शोकेस कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है, 10th और 12th के मार्क्स को कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर 10th में मेरे इतने कम नंबर थे, आई रियलाइज कि मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैंने बहुत मेहनत करी, 2 साल कोचिंग ली, ट्यूशंस लगाए, खुद से भी मेहनत करी, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, और इसकी वजह से 12th में मैंने 10% ज्यादा स्कोर किया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं वीकनेस है तो आप, अतुल टेल मी, और वीकनेस आपकी क्या वीकनेस है? मेरे नेचर में थोड़ी सी काइंडनेस है, तो वो मेरे डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे कि अगर मतलब कल को मुझे कोई डिसीजन लेना होगा, तो उसमें अगर मेरे पास 2 लोग होंगे जिनमें से मेरे को किसी को चुनना होगा, और उसमें अगर मेरी काइंडनेस अगर थोड़ी सी इफेक्ट करती है, तो वो एक नेगेटिव मेरी वीकनेस हो सकती है। बहुत अच्छा आंसर है आपका। बट अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन उठता है एज अ रिक्रूटर कि आप, व्हाई डू यू थिंक योर काइंडनेस इज अ वीकनेस? मेरे हिसाब से तो वो स्ट्रेंथ है, बट आपको क्यों लगता है? क्योंकि मैं वहां पे सर एक जो जिसका मैं इंटरव्यू, मतलब जो भी, मतलब जिस चीज में भी मेरे को डिसीजन लेना होगा, वहां पे मैं एक फेयर डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। वहां पे मतलब मेरी काइंडनेस एक एज अ वीकनेस प्रूव हो सकती है। बहुत ही सही आंसर दिया एकदम, मतलब बहुत अच्छा और आइडियल आंसर है। हैड आई बीन अ रिक्रूटर आई वुड हैव पॉसिबली शॉर्टलिस्टेड हिम बेसिस हिज आंसर। काइंडनेस कुड बी वन ऑफ योर वीकनेस। देखिए, आपको कोई ऐसी वीकनेस बोलनी है जो कि एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि आपकी एक्चुअल वीकनेस भी नहीं है और रिक्रूटर का काम भी बन गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मेरी काइंडनेस वीकनेस है, तो मैं काइंड हूं, बहुत अच्छी बात है, सबको काइंड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग के टाइम पे वो मेरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है कि मैं दिमाग से ना नहीं सोचकर दिल से डिसीजन लूंगा, तो कंपनी के लिए उसका नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही सही आंसर है। दूसरी तरह की वीकनेस क्या हो सकती है? देखिए, बच्चे वीकनेस में ना अलग अलग तरीकों की चर्चा करते हैं कि मैं बहुत फूडी हूँ, जिससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आप फूडी है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी को ऐसी वीकनेस से स्ट्रेंथ सुनिए जिसमें कंपनी का फायदा या नुकसान है, राइट? आप कहते हो कि आपकी वीकनेस है कम्युनिकेशन स्किल, आप ठीक ठाक बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपकी वीकनेस है कम्युनिकेशन स्किल, कंपनी के लिए फायदा है। कंपनी को लगता है यार बंदा इतना फोकस्ड है कि ये तो डिसेंट इंग्लिश बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है, लेकिन फिर भी इसको लग रहा है कि इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आप बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट दैट परफेक्ट विद माई कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउएवर आई एम वर्किंग ऑन इट। जब भी आप कोई वीकनेस बोले तो प्लीज ध्यान रखें कि उसका रेमेडियल सॉल्यूशन इमीडिएट बताएं, कि आपको अगर पता लग गया है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि आपकी वीकनेस ये है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या काम कर रहे हो। ये नहीं कि आपको पता लग गया वीकनेस है, ठीक है, आपने काम नहीं किया,
तो आपको साथ में उसका सॉल्यूशन नहीं बताना कि सर मुझे आई रियलाइज कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कॉर्पोरेट के हिसाब से परफेक्ट नहीं है या प्रोफिशिएंट नहीं है, मैं एक डिसेंट इंग्लिश बोल लेता हूं बट आई एम नॉट एट प्रोफिशिएंट, द काइंड ऑफ लेवल दैट आई एम लुकिंग एट वो लेवल नहीं है मेरा, तो मैंने ये रियलाइज कर लिया और आई एम वर्किंग ऑन इट। आप पूछेंगे कैसे वर्क कर रहे हो, तो बोलना मैं न्यूज चैनल देख रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, दोस्तों से कोशिश करता हूँ फ्लुएंट इंग्लिश में बातें करूं, ऐसे जो मेरे सीनियर्स हैं जो अलमनाई हैं उनसे मैं टच में हूँ, मैं थोड़ा लिखता भी हूँ तो उसकी वजह से मेरा कंटेंट एंड राइटिंग स्किल्स ठीक होता है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में आसानी होती है। तो एनीथिंग विच हैज अ सॉल्यूशन टू इट शुड बी योर वीकनेस। अब आप बोलोगे मुझे बहुत नींद आती है, बच्चे कहते हैं, मैंने खुद इंटरव्यू लिए हुए हैं, मैं अपने लास्ट असाइनमेंट में आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट एट अ कंपनी, तो वहां पे मैं देखता था हमारी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डील करती थी, वहां पे हम बहुत इंटरव्यूज लेते थे और वहां पे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों के आते थे कि सर मुझे सोना बहुत पसंद है लेकिन मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आप सोना पसंद है, आपको खाना पसंद है, आपको ड्राइविंग पसंद है, इसे रिक्रूटर को कोई लेना देना नहीं है। वीकनेस शुड नॉट बी योर एक्चुअल वीकनेस, इट शुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो फॉर एग्जांपल निशा सेड की टीम मैनेजमेंट का इशू है। अब निशा आई हैव अ क्वेश्चन, टीम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू तो आप बोलोगे कि आप बहुत सारे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करते हो, आप अपने बॉसेस से मिलते हो, आपने यूट्यूब पे कुछ लीडरशिप की वीडियोस देखी, आपने समझा कि एक जो एक्चुअल लीडर और एक्चुअल मैनेजर होता है या टीम लीडर होता है उसका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, तो आप ये सारी चीजों एग्जांपल से उनको सपोर्ट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, या व्हाई शुड वी हायर यू, इसका कोई भी मुझे आंसर बताइए। निखिल, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे क्वेश्चन है, आप सब अपने अपने दिमाग में आंसर सोचिए कि व्हाई शुड वी हायर यू। मैं फॉर एग्जांपल बाटा से आया हूं रिक्रूटमेंट के लिए, मेरा आपका इंटरव्यू मैंने ले लिया, लास्ट मेरा क्वेश्चन था जो कि दक्ष प्रश्न है, इस क्वेश्चन के आंसर पे आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन भी डिपेंड करता है। व्हाई शुड वी हायर यू, क्या जवाब देंगे आप? एनी आंसर दैट कम्स टू योर माइंड, ऐसा कोई भी आंसर जो आपके दिमाग में अभी इमीडिएट आ रहा है? कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा? आयुष, निशा, अक्षिता, रितिका, पायल, कोई भी किसी भी तरीके का आंसर आपके दिमाग में आता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, और मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हूं, मेरे अंदर स्किल सेट्स बहुत ज्यादा है, मैं टाइम अच्छे से मैनेज कर लेता हूं, मैं काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेता, मैं काम पे फोकस्ड रहता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। सी व्हाई शुड बी हायर यू एक क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है आपको उलझाने के लिए कि आपका इंटरव्यू अभी तक ठीक जा रहा था, लास्ट में आपको जस्ट आपके दिमाग को हिलाने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। पायल, आर यू सेइंग समथिंग? As a fresher, I don't have any experience, but I have the ability to learn new things and technique. But how did you get to know your ability? ये आपको कैसे पता चला कि आप नए टेक्निक्स को लर्न करना चाहते हो और इसमें आप इंटरेस्टेड रहते हो? ये पता कैसे लगा? How did you identify this ability? I have the ability to learn new things like technical. मैं समझ गया कि ये एबिलिटी आपको कैसे पता चले कि आप में ये एबिलिटी है, मेरा ये क्वेश्चन है। देखो, आपको हमेशा क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप अगर कोई भी आंसर दे रहे हो, आई अंडरस्टैंड एज अ फ्रेशर इतने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मुझे ये भी पता है क्योंकि मैं भी इंटरव्यू पैनल में जाकर कॉलेजेस के प्लेसमेंट वगैरह करवा चुका हूं, तो मुझे पता है कि कुछ खड़ूस लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बहुत मतलब ग्रिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे इंटरव्यूज को हम स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं, खास करके कोई भी बड़ी कंपनी। फॉर एग्जांपल लीडो लर्निंग आई, लीडो लर्निंग में बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ इतना ग्रिल किया कि बच्चों की हालत खराब हो गई, मतलब इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया। सिमिलरली डीकैथलॉन वालों का इंटरव्यू 22 फरवरी को, मुझे पता है, मैं मान के बैठा हूं कि उनका इंटरव्यू बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। उनके रिक्वायरमेंट्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट है, अभी आपको इस सेशन के बाद रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएगी, आपको सेल्फी वीडियो वगैरह बना करके अपलोड करना है। तो ऐसी कंपनी बायजूस अभी लाइंड अप है हमारे पास, हो सकता है कि मार्च फर्स्ट वीक में या फरवरी एंड में आए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं क्योंकि उनको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। वो अलग अलग कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं, दे वांट द बेस्ट, क्योंकि इतने सैलरी दे रहे हैं। बैजू का पैकेज 10 लाख ऑफर किया उन्होंने 7+3 का, राइट? तो इस तरह के पैकेजेस कोई कंपनी फ्रेशर को देगी तो जाहिर सी बात है कि दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। देयरफॉर उनको पूरी तरह से क्लियर कैंडिडेट चाहिए कि भाई ये इस बंदे का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। हो सकता है मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर ना हो, लेकिन मुझे इंटरव्यू में ये प्रूव करना है कि उस 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू में या 5 से 10 मिनट के इंटरव्यू में मुझे दिखाना कि मैं इस काबिल हूं कि आप मुझे हायर करो। सो पायल, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसका सही आंसर ये हो सकता है कि यू शुड हायर मी बिकॉज I have the ability to learn new things. I am adaptable. I am hardworking. अब जितने भी टर्मिनोलॉजीज आप यहाँ पे बोल रहे हैं, आप उन सबको सपोर्ट करोगे। तो मुझे कैसे पता चला कि मैं नई चीजों को सीखने में मेरा इंटरेस्ट है? तो आप उसको इंटर्नशिप से रिलेट कर सकते हो। आप सबके पास ये फायदा कि आपने कम से कम 1 या 2 इंटर्नशिप सबने करी होगी, नहीं भी करी होगी तो जिक्र उसका इंटरव्यू में करें। आप ये ना बताएं कि आपने कुछ नहीं किया पहले,
कोई इनिशिएटिव नहीं लिए हैं। आप चाहे फैमिली बिजनेस का जिक्र कर दो, आप किसी स्टार्टअप का जिक्र कर दो, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल सपोर्ट करना है कि मुझे कैसे पता चला। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी किसी पर्टिकुलर कंपनी में, वहां पे मेरे बॉसेस ने मेरे को बहुत प्रेज किया, वहां पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए थे उनका रिकमेंडेशन लेटर बहुत स्ट्रांग लिखा, और वहां पे आई रियलाइज काम करते करते अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने कुलीग्स के साथ कि मैं इन काम को कर सकती हूँ, एंड देयरफॉर आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ जॉब। अब इसमें ट्रिक ये है कि मान लो अगर मैं बैजूस के लिए आपका इंटरव्यू कराता हूं, तो आपका जो व्हाई शुड बी हायर यू का जो आंसर है, इट वुड वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। बैजू इज अ हार्डकोर टेक कंपनी, एडुटेक कंपनी है, तो आपको वहां पे टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा एंगल बताना पड़ेगा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, मैंने एनालिटिक्स का कोर्स कर रखा है, या मैं ऐसा कोर्स करने का प्लान कर रही हूँ, या मैंने इनका कंटेंट देखा है, या मैंने बैजू की वेबसाइट पूरी पढ़ी थी, जिस तरह के कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी मुझे बहुत एक्साइट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है कि आपको जिस भी कंपनी का इंटरव्यू में आप जा रहे हो, कम से कम 2 दिन पहले उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री पढ़िए। कंपनी करती क्या है, कैसे फॉर्म हुई थी, किस तरह के लोग काम करते हैं, कोरा पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ग्लास डोर पे एम्प्लॉइज के रिव्यू देख सकते हैं। आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कंपनी का काम करने का कल्चर क्या है, किस तरह के एम्प्लॉइज को कंपनी पसंद करती है। glassdoor.com पे जाए, वहां पे सारे कंपनीज के एक्चुअल रिव्यूज होते हैं। तो देखो, सर्च करने का मैटर है, आई अंडरस्टैंड थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बेस्ट जॉब और बेस्ट कंपनी चाहिए, और आपको एक जॉब चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि जॉब की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी मारामारी है लॉकडाउन के बाद की बिग टाइम रिसेशन चल रहा है, बिग टाइम। कंपनीज रिवाइव कर रही है, लेकिन रिवाइवल में 1 आध साल का टाइम लग जाएगा। तो इस लॉकडाउन के टाइम में अगर आपको एक डिसेंट जॉब चाहिए, तो आपको अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट बनाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट कम बैक टू अ सेइंग कि प्लेसमेंट नहीं हुई। मैं ये कहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करो और हम कराएंगे। वी आर कमिटेड टू योर प्लेसमेंट, बिल्कुल कराएंगे, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, मेरी टीम भी कोशिश कर रही है। बट प्लेसमेंट से पहले आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें, चाहे वो इंट्रोडक्शन का आंसर हो, कैपेसिटी का आंसर हो, स्ट्रेंथ वीकनेस का आंसर हो, या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हो, व्हाई शुड वी हायर यू। ओके, नाउ आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? ये इसका आंसर आप में से कोई मुझे बताइए। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हो? इस बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट और आंसर। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि आप ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज में जाएंगे या जॉब में जाएंगे? व्हाट इज योर प्रेफरेंस? यू वुड विश टू गेट इनटू अ कॉलेज फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, और यू वांट टू गेट इनटू अ जॉब? इसका सही आंसर आप में से कोई मुझे बताइए। कोई भी अनम्यूट करके आंसर दे सकता है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है या पढ़ाई करनी है? जॉब सर। अच्छा, जॉब क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं? सर साथ साथ पढ़ाई पहला भी आपने करनी आंसर दे दिया। नहीं, अच्छा, साथ साथ क्या, आप कैसे पढ़ाई करोगे? मान लो कंपनी मंडे टू सैटरडे, हाँ, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा, आप जवाब दो, मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा। आपने बोला जॉब करोगे, ठीक है। मैंने बोला भाई पढ़ाई कैसे करोगे? आपने बोला साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करेंगे। मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी में 9 घंटे का शिफ्ट है, जो कि हर कंपनी में होता है। 1 घंटा आना 1 घंटा जाना बाय डिफॉल्ट लगेगा, अगर गुड़गांव नोएडा में जॉब है तो, ठीक है। 11 घंटे हो गए। 11 घंटे आप घर से बाहर रहने के बाद आप में इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि क्या पढ़ाई करोगे, पहला। दूसरा, मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी सैटरडे भी वर्किंग है, तो आपके पास सिर्फ संडे बचा, कैसे क्या पढ़ाई करोगे खाली संडे? सर मैं वो रिक्रूटर की तरह ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट। हाँ सर, खाली संडे को क्या पढ़ाई करोगे आप बताओ जरा मुझे। वो तो सर टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, आप लोगों ने सही बोला। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर ये हो सकता है कि देखो, पढ़ाई की जब बात आती है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मुझे जॉब ही करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है। वो तो गलत आंसर होगा, क्योंकि आपकी अभी एज नहीं है जॉब करने की। आपकी आइडियल एज तो यही है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आइडियली करनी चाहिए, फर्दर स्टडीज करनी चाहिए ना। मेरे समझ से या किसी भी रिक्रूटर के समझ से, जब वो किसी कॉलेज में जाता है तो वो चाहता है ऐसे कैंडिडेट जो कि जॉब करने के लिए सीरियस हैं। वो ऐसे कैंडिडेट नहीं लेना चाहता जिनको 1-8 साल के बाद वापस पढ़ाई करनी है। उनको तो देखो आपके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, कंपनी को आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ाई मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉब करो, उनके यहाँ अच्छे से अपने स्किल सेट्स को एग्जिबिट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बट हैविंग सेड दैट, एक जो आइडियल रिक्रूटर होता है वो ये सोचता है कि भाई बंदा ऐसा तो नहीं कि जॉब के चक्कर में अपने करियर को, अपने पर्सनल एकेडमिक्स को लेकर के सीरियस नहीं है। तो इसका आइडियल आंसर शुड बी कि सर फिलहाल तो मुझे जॉब करनी है, डाउन द लाइन फॉर द नेक्स्ट 2-3 years ऑफ माई लाइफ आई वुड वॉन्ट टू टेक अ कॉर्पोरेट एक्सपोजर, जो कि जॉब से ही आ पाएगा। मैं जॉब करके सीखूंगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, एचआर स्किल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। एक जॉब के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो मैं सारी चीजें सीखूंगा। एंड आफ्टर आई वुड हैव गेन
फर्दर स्टडीज। तो आपने कंपनी को ये बोल दिया कि आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो, लेकिन 2-3 साल तक आप जॉब करके सीखना चाहोगे, ताकि आप जब लिटरेचर पढ़ो, जब आप थ्योरी पढ़ो, तो आप रिलेट कर पाओ कि ऑफिस में इस तरह से होता था, आपने बुक्स भी ऐसी पढ़ी तो इस तरीके से काम होता है। तो दैट शुड बी एन आइडियल आंसर कि आप 2-3 साल जॉब करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करोगे, ग्रूम करोगे अपने आप को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे फंक्शन होता है, एक बिजनेस कैसे रन होता है, एक स्टार्टअप कैसे रन होता है, सारी चीजों का आप नॉलेज लोगे। उसके बाद परहैप्स यू वुड गेट इनटू फर्दर स्टडीज। तो आपने पढ़ाई भी कंप्लीट करने का प्लान बता दिया और आपने उनको ये भी बता दिया कि अगले 2-3 सालों तक मैं कहीं नहीं जा रहा, विच मीन्स कि आई विल बी एन स्टेबल एम्प्लॉय। मैं ऐसा बंदा नहीं हुआ कि 3 महीने के बाद मैंने कैट का एग्जाम दे करके और IIM ज्वाइन कर लिया और गायब हो गया आपके यहाँ से, क्योंकि आपने ट्रेनिंग पे इतना पैसा खर्च किया। आज के डेट में हर कंपनी ट्रेनिंग पे ठीक ठाक पैसा खर्च करती है। सब कंपनी को समझ आ गया कि ट्रेंड एम्प्लॉइज चाहिए, तो फ्रेशर्स को ट्रेनिंग पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो पैसे जब खर्च करते तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि कम से कम 2-3 साल तो काम करें, सो दैट हमारे पैसे की वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। तो देयरफॉर आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा कि सर मुझे कॉर्पोरेट एक्सपोजर लेना है, मैं 2-3 साल अपने आप को देखना चाहता हूं, अपनी पर्सनालिटी भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, जो मुझे एक्चुअल लगता है और जब मैं जॉब करूंगा दोनों में बहुत फर्क होगा। तो ये सारी चीजों का जब मुझे एक्सपोजर मिल जाएगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, जहां पे मैं रिलेट कर पाऊंगा प्रैक्टिकल थ्योरी। ठीक है, लुक्स गुड। ये आंसर आपको लग रहा है कि आंसर ठीक नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन विच टिपिकली कम्स इज 5 years डाउन द लाइन वाला जो मैं क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा था। 5 years डाउन द लाइन का आंसर ये हो सकता है कि अगर तो आपके फर्दर स्टडीज के आपने प्लान बता दिया, उनको 2-3 साल के बाद आप फर्दर स्टडीज करोगे, तब तो 5 years का आप ये बता सकते हो कि सर डाउन द लाइन आई हैव प्लान्स टू परस्यू फर्दर स्टडीज फ्रॉम वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इट कुड बी एन MBA, MS या प्रोबेबली M.Com अगर B.Com है तो, या किसी और कोर्स में। तो आप उनको ये बता दो कि 5 साल के बाद मैं अपने आप को एक रेप्यूटेड कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने देखना चाहता हूँ। दैट्स वन। दूसरा आंसर हो सकता है कि 5 साल के बाद आई वुड वांट टू probably start my own venture। तो आपने ये भी बता दिया कि आप अपना स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो, आप 5 साल के बाद अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना चाहते हो। तीसरा, 5 सालों के बाद आप ये भी बोल सकते हो कि आई वुड आइडियली बी इनटू माय फैमिली बिजनेस एंड और 5 years डाउन द लाइन आई लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिंग दैट बिजनेस। आप अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपेंशन में लगे होंगे। तो समथिंग लाइक दैट यू कैन आंसर। ये हो गया 5 साल के बाद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो क्या होगा आंसर? ये तो लॉन्ग टर्म आपने बताया गोल। लॉन्ग टर्म गोल पूछने के अलग अलग तरीके हैं। वो सिंपली पूछ सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल क्या है, या 5 years डाउन द लाइन आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो। दूसरा पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है, तो क्या आंसर होगा? निखिल, इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल? नहीं पता सर। ओके, एनीवन एल्स? Sir, my short-term goal is to get a job in reputed company. और आपके हिसाब से रेप्यूटेड कंपनी क्या होती है? What is the definition of a reputed company? Sir, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, स्किल्स कोई भी आंसर कर सकता है। देखिए क्या है कि आपको लग रहा होगा कि सर कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सवाल उल्टे सीधे नहीं पूछ रहा हूं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो बड़े रिक्रूटर्स आते हैं, दे माइट बी आस्किंग यू सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो देयरफॉर इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट कि आप पूरी तरह से रिसर्च करके आए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रेप्यूटेड कंपनी क्या होती है, तो रेप्यूटेड कंपनी तो देखो मेरे हिसाब से मेरा स्टार्टअप भी बहुत रेप्यूटेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेप्यूटेड कंपनी जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ठीक ठाक हो, जिसकी प्रोबेबली आप ये भी बोल सकते हो कि जिसको पैन इंडिया लोग जानते हो, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो, या जिनके USPs बहुत सारे हो आपकी, या जो बहुत बड़ा ब्रांड हो जो जिसको सारे लोग पहचान, कुड बी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट कुड बी ITC। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे आप बोल सकते हो, बट आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा जब आप ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं कि रेप्यूटेड कंपनी। तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं आया हूं, लेट्स अज्यूम हेज बिजनेस सॉल्यूशन से आया हूं आपके पास इंटरव्यू लेने, तो मैं बोल सकता हूं कि सर माय इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन इज टू सिक्योर अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर आई ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कैंपस। दैट्स वन। दूसरा, इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक कर दिया कि सर मेरे को तो रेप्यूटेड कंपनी में काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भी कंपनी रेप्यूटेड है, आपके जैसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करना है, तो आई वुड विश टू सी माई सेल्फ इनटू अ जॉब एट अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। तो रेप्यूटेड कंपनी में बोला, आपने कंपनी का भी नाम इनडायरेक्टली ले लिया, तो ईगो मसाज भी हो गया। और वो अगर वो गलती से पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेप्यूटेड कंपनी, तो बोला कि जैसे आपकी सर कंपनी है, इतना टर्नओवर, इतने ब्रांचेस हैं, द वर्ल्ड नोज अबाउट योर कंपनी, समथिंग लाइक दैट। तो देखो, आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, आपको शब्दों से खेलना पड़ेगा। यू नीड टू बी प्लेइंग विद वर्ड्स। आप अच्छे अच्छे शब्द बोलो, लेकिन कंट्रोल में थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि बटरिंग हो रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और भी कुछ तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी CV दिखाई, आपने
सीवी तो आप सब बाय डिफॉल्ट बनाओगे। हम सीवी राइटिंग का सेशन अलग करेंगे, क्योंकि सीवी राइटिंग का मुझे लगता है कि कम से कम 40-45 मिनट का सेशन मुझे अलग से लेना पड़ेगा। सीवी बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत गलत मेरे पास कुछ बच्चों के आते हैं, सेकंड ईयर के बच्चों के भी आते हैं, फॉर्मेटिंग इश्यूज होते हैं सीवी के, स्पेलिंग एरर्स होते हैं, लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं और रिक्रूटर को साफ साफ पता लग जाता है कि 4 बच्चों की सीवी सिमिलर लग रही है, सबके स्ट्रेंथ सेम है, सबकी वीकनेस सेम है, सबकी हॉबी सेम है, खाली 10th और 12th के मार्क्स अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, नाम और फादर्स नेम ईमेल आईडी चेंज है, बाकी तो पूरी की पूरी सीवी एक जैसी लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि आपके सीवी से भी आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपने कभी फुटबॉल नहीं खेला लेकिन सीवी पे जरूर लिखा हुआ है हॉबी में प्लेइंग फुटबॉल, लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना कभी सुनते नहीं या सुनते हो तो रैप सुनते हो, आपने लिखा है लिसनिंग टू क्लासिक, मतलब आपका इंटरेस्ट में लिखा है क्लासिकल म्यूजिक इंप्रेशन बनाने के लिए, पता चला 4 क्लासिकल सिंगर्स के नेम पूछ दिए, आप फंस गए। तो ऐसी कोई भी चीज आपको दिखानी है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हो, ऐसी कोई भी चीज आपको छुपानी है जिसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर ना कर पाए, तो वो चीज आपको बतानी ही नहीं है वहां पे, अनलेस कि वो आपसे अलग से पूछ ले, उसका भी आंसर करने का अलग अलग तरीका है, वो जब मॉक करेंगे तो आपको पता लगेगा। दैट्स हाउ। अनदर थिंग इज, आज की डेट में आपने देखा होगा ज्यादातर जो सर्कुलेशन आपके पास आ रही है, दीज कंपनीज आस्क यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर अ जीडी विच इज अ ग्रुप डिस्कशन। WAT हालांकि बहुत कम कंपनीज लेगी, WAT इज नथिंग। अगर आप में से कोई कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो आपको पता होगा क्या WAT क्या होता है। इट्स अ राइटिंग स्किल्स टेस्ट और अ रिटन एबिलिटी टेस्ट वेर इन यू आर गिवन अ टॉपिक, ऑन द स्पॉट आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको लिखना है। अब उसमें आपका कंटेंट कैसा है, आपके आइडियाज कैसे हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ती है। तो जीडी हो गया ग्रुप डिस्कशन, 10-12 लोगों की टीम होगी। जीडी में जाने के लिए आपको एक ही रामबाण है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, जीके अपना स्ट्रांग रखें, खास करके जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो रिसेशन आया, जो लॉकडाउन में कंपनी को लॉसेज हुए हैं, जीडीपी के ऊपर पढ़ लेना है, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूएस में क्या क्या चेंजेस है। जीडी का मतलब है कि ऐसा टॉपिक पूछा जाए जो आपको पहले से पता हो, आपके फेवर में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पता हो, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपने इस टॉपिक के बारे में सुना ही नहीं है और आपको टॉपिक दे दिया गया, तो आप क्या करोगे? एनीवन कैन आंसर दिस कि अगर ऐसा टॉपिक आ गया जिस टॉपिक के बारे में आपने सुना नहीं है तो कैसे हैंडल करोगे? आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं सुना, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा या करूंगी, दैट यू कैन नॉट से ऑब्वियसली। सो व्हाट शुड बी योर आइडियल टेक? जीडी में इमेजिन अ सिचुएशन, जो टॉपिक आपको दिया गया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो क्या आपका आंसर होगा? एनीवन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड आंसर दिस। मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट रहूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि सर मुझे टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम है, तो फिर क्या मुझे कोई दूसरा टॉपिक मिल सकता है? ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो अपफ्रंट रिजेक्शन हो जाएगा। मतलब ये तो स्कोप मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। ये तो तभी हो सकता है जब कॉलेज में रिक्रूटर है जहां पे हम सिफारिश कर दें, बट कॉलेज में रिक्रूटर आ नहीं रहे, वो तो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं और ज्यादातर टाइम ऐसे टॉपिक आते हैं, देखो एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो कि जनरल चीजों पे पूछ दिया कि भाई इंग्लिश वर्सेस हिंदी, डिजिटल वर्सेस ऑफलाइन, या फिर आपको ये दे दिया कि भाई सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये जनरल टॉपिक है, इसमें तो कुछ ना कुछ सब बोल देते हैं। लेकिन कोई कंटेंट रिलेटेड टॉपिक आ गया, मान लो इंडो चाइना वॉर पे कुछ आ गया जहां पे आपको कुछ मालूम ही नहीं कि क्या चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, वहां पे आप फंस जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप बैठे तो रहोगे कॉन्फिडेंटली। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि परसेप्शन इज लार्जर देन ट्रूथ। जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी कम्युनिकेशन से कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपको ये चीज पता नहीं है। मतलब अगर आप, वो कई बार ना आंखों में और फेस पे दिखता है, आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखता है, तो वो दिखना नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरा कैसे हैंडल करोगे, उसमें क्या कि आप पहले नहीं स्टार्ट करेंगे। आइडियली क्या होता है कि जीडी में जो पहले स्टार्ट कर लेता है वो विनर होता है। आइडियली जरूरी नहीं कि ये सही हो, क्योंकि उसका कंटेंट भी सही होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन भी सही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं उस टॉपिक के बारे में, तो आप कम से कम 2-3 स्पीकर्स को बोलने दो, आप तब तक कुछ मत बोलो और आप चेहरे पे स्माइल बना के रखो और बाकियों को ऐसे सुनो जैसे लग रहा है कि आप पूरी तरह से सीरियसली सुन रहे हो। और सुनना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि उन्हीं में से कंटेंट निकालना पड़ेगा। जब आप 2-3 स्पीकर को सुन लोगे तब तक आपको थोड़ा बहुत कंटेंट का आइडिया लग जाएगा और आप थोड़ा बहुत उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो कंटेंट नहीं आता तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी झूठ बोल दोगे, वो तो होगा नहीं। कंटेंट है तो कंटेंट बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेट करने के लिए और नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको 2-3 लोगों को बोलने के बाद ही शुरू करना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट पहले से है कोई सी अच्छे टॉपिक पे, कोशिश करो आप स्टार्ट कर लो। और इंट्रोडक्शन जब करो तो डेटा के साथ करो कि आपने बोला कि भाई सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग द डेवलपमेंट, तो सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग। पूरे दिन में ये आपके पास ऐसा डेटा हो कि इंडिया में 24 घंटे में जो 130 करोड़ लोग हैं, कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कितने आवर्स यूज करते हैं पूरे दिन में। अगर इस तरह का कोई कंटेंट आप बोल पाए तो 100% आप सिलेक्टेड हो।
और जीडी में 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी हो, आप लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है फिश मार्केट हो जाता है। एग्रेशन से बचें, आपको असर्टिव होना है। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन एंड बीइंग असर्टिव। एग्रेशन का मतलब है आपने चीख दिया, किसी और कैंडिडेट को जबरदस्ती चुप करा के आपने कुछ बोल दिया। असर्टिव का मतलब होता है कि आपने शांति से बोला, लेकिन आपने पॉइंट टू पॉइंट बोला, आपने अपनी बातों को कन्विंसिंगली बोला। तो आपको असर्टिव होना है, एग्रेसिव नहीं होना है। ग्रामेटिकली अगर आप सही बोलते हो और अगर आपकी कम्युनिकेशन पहले से अच्छी है तो गोज विदाउट सेइंग कि आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे चीजें आती है लेकिन मैं उसको बोल नहीं पा रहा। ऐसा हम सबके साथ होता है। आई मीन आई हैव आल्सो स्टडीड एट अ गवर्नमेंट स्कूल। मैं पूरी तरह से, मतलब आई कम फ्रॉम बिहार, पूरी तरह से हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ और बहुत मेहनत करने के बाद मैं भी इंग्लिश बोल पाने की कैपेसिटी में हूँ। विच मीन्स कि ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो अब अचानक से कल रातों रात आपने प्रैक्टिस कर लिया, सुबह से आपकी कम्युनिकेशन धारा प्रवाह हो गई। ऐसा तो नहीं होगा। इट कम्स विथ लॉट ऑफ परसिवरेंस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है उसको पॉलिश कीजिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और अगर आपको ये रियलाइज हो गया कि कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आज से अभी से कोशिश कर दीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, न्यूज़पेपर जोर से पढ़िए, टीवी पे न्यूज चैनल देखिए, न्यूज़पेपर में भी ऐसे न्यूज़पेपर पढ़िए जिसमें कंटेंट होगा, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह की न्यूज़पेपर जहां पे एडवर्टीजमेंट्स कम और कंटेंट ज्यादा होगा। दोस्तों से कोशिश कीजिए बात करने की इंग्लिश में। सबसे बड़ी बात जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, मैंने खुद पे भी किया हुआ है तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि ये काम करता है, वो ये है कि भाई हो सकता है दोस्त आपसे इंग्लिश में बात ना करें, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कैजुअली हम बात नहीं कर पाते, हंसी मजाक में बात खत्म हो जाती है। मैं ये भी नहीं कहता कि मॉम डैड आप इंग्लिश में बात करो, नहीं पॉसिबल है। इंडियन कल्चर है, इंडियन फैमिली है, मॉम डैड किसी के भी इंग्लिश बोलते नहीं, बहुत कम लोग बोलते हैं। इवन इफ दे स्पीक, तो घर में ऐसा कल्चर नहीं होता जहां पे आप मम्मी पापा से खाना मांगो तो हे मॉम गिव मी डिनर, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन कर दो और उसके सामने कोई भी टॉपिक ले लो खुद से अपनी पसंद का और उस पर 10 मिनट बोलो। जैसा तैसा जो समझ आता है बोलो, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करके उसको सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि अच्छा आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपके आई कांटेक्ट कैसे हैं और आप कितना सही बोल रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो। मुझे लगता है कि अगर 50, 60, 100 टॉपिक पे आपने ये प्रैक्टिस कर लिया अगले 2-3 महीने, ट्रस्ट मी यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अ डिसेंट इंग्लिश। और एक बार वो ट्रैक पे आ गया ना डिसेंट इंग्लिश, अपने आप फिर पॉलिश होता जाएगा। इट इज लाइक लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। आपने पहले ट्रेनिंग क्लास ली, एक ड्राइवर को साथ में बिठा करके, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, फिर आपने अकेला गाड़ी चलाना शुरू करी। ट्रैफिक में आपको बड़ी दिक्कत होती थी, बैक लेने में दिक्कत होती थी, इंडिकेटर आप नहीं चलाते थे, बहुत गलतियां हुई। 3, 4, 5 महीने के बाद जब आपने बहुत सारी ड्राइविंग कर ली तो आप प्रोफिशिएंट हो गए। आप किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ के कहीं से भी किसी भी गलियों से निकाल लेते हो। सबके साथ होता है, जब हमने ड्राइविंग सीखी हम सबके साथ ऐसा हुआ, तो इंग्लिश भी ऐसा ही है। अचानक से नहीं सीख पाओगे आप, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो आप प्रैक्टिस शुरू करोगे ना वो लाइफ लॉन्ग काम आएगी, क्योंकि एक बार आपने लैंग्वेज सीख ली ना, एक बार आपकी लैंग्वेज पे कमांड आ गई तो इट इज गोइंग टू बी विद यू लाइफ लॉन्ग। ऐसा तो नहीं होता कि कार आज चलाने सीखी हुई 2 साल के बाद आप बोले कि मैं तो भूल गया क्योंकि मैंने चलाई नहीं 10 महीने। ऐसा तो नहीं होगा ना। एक वंस यू लर्न, आई मीन इट विल रिमेन विद यू फॉरएवर। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ ले। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ और जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे, इसकी वजह से जीडी वगैरह में या राइटिंग स्किल्स में अगर आप लिखने में पहले से अच्छे हो बहुत अच्छी बात है। लिखने में पहले से अच्छे नहीं हो तो कोई भी टॉपिक लेकर के रैंडम लिखना शुरू कर दो, घर पे प्रैक्टिस करके आपको खुद में ही इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। एंड जो पर्सनल इंटरव्यू की ऑब्वियसली हम सारी डिस्कशन कर रहे थे। पर्सनल इंटरव्यू में इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के बारे में प्लीज पढ़ के जाइए, कैजुअली ना किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हो। चाहे आपको इस इंटरव्यू, हो सकता है कि आपने पहले से प्लान बना रखा हो कि आप इंटरव्यू बस ऐसे ही दे रहे हो एक्सपीरियंस के लिए, आपको अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो आप तो भी ना जाओ। फिर भी मेरी ये सबमिशन है कि आप उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से पढ़ लीजिए, ताकि आपका जब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, सो दैट आप जब नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठे तो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं तो जहां भी जाता हूं वहां पे क्लियर कर लेता हूं, तो आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप तैयारी करके जाए पूरी तरह से, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, कैमरे पे प्रैक्टिस करें। आप चाहे कैमरे का रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके विदाउट वीडियो भी अगर आप किसी टॉपिक पे बोलते हैं तो आपको समझ आएगा आपकी वॉइस कैसी है, आपकी एक्सेंट कैसा है, आप किस तरीके से आपके वॉइस में फ्लक्चुएशन आती है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जिस भी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना एज कंपेयर टू समवन जो कि कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, वो फर्क आ जाता है। मतलब मेरे पास विचार तो बहुत है लेकिन अगर मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब होता है, बुरा भी लगता है कि मुझे सब कुछ आता था लेकिन जो मुझे आता था मैं एक्चुअल थॉट प्रोसेस को बता नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। तो दैट बिकम्स अ वेरी इरिटेटिंग एंड अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यू नीड टू वर्क अपॉन एवरीथिंग व्हिच आई स्पोक अबाउट। आज से अभी से शुरू कर दे।
देखिए आप में से ज्यादातर लोग तो प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज खास करके निखिल आपके कुछ आंसर्स बहुत अच्छे थे, पायल, अतुल आपने जो वो काइंडनेस वाला आंसर दिया था बहुत ही एक्सेलेंट आंसर था, मतलब शायद मेरा भी इंटरव्यू हो रहा होता तो मैं भी प्रोबेबली ऐसे आंसर नहीं सोच पाता। तो कुडोज टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दोज गाइज हु वर अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। निशा, निखिल, अक्षिता, आपका टेक्निकल इश्यूज था बट नेवरदलेस ऋतिक, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वंस अगेन। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।